हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर CSIR नेट के PYQs जो है उसका यूनिट नंबर 4 के जो टॉपिक्स है उनके क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है एपोप्टोसिस एंड कैंसर। इसके हम PYQ सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि एपोप्टोसिस क्या होता है और कैंसर सेल क्या होती है। अपोप्टोसिस में क्या होता है, हमारी सेल की डेथ होती है, जबकि कैंसर सेल में क्या होता है, जो सेल होती है हमारी वो अमर हो जाती है, इमॉर्टल हो जाती है। जैसे ये कोई सेल है, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से क्या है कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती है। लेकिन यहाँ क्या है, इस सेल में कुछ कुछ डिफेक्टिव हो गई ये सेल, तो इस सेल का यहाँ पर डेथ होना इसका कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये इसकी डेथ नहीं होगी तो आगे से आगे जाकर ये क्या डिजीज कॉज करेगी। तो यहाँ जो डेथ होती है इसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। लेकिन ये अगर यहाँ पर जो एक मिस्टेक आई है सेल में, अगर ये चीज हमारे आगे से आगे सेल डिवीजन में चलती जाएगी, कंटिन्यूअसली रहेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये वहां ये कोज करेगा कैंसर। ये होता है कैंसर सेल में और एपोप्टोसिस सेल में डिफरेंशिएशन। अपोप्टोसिस में क्या है, जो भी सेल होती है एक्स्ट्रा मैनर में ग्रोथ कर रही होती है उसको हम डेथ करवाना। डेथ नहीं, अगर कोई जैसे हमारा रेप्लिकेशन चल रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, इनमें क्या होता है, अगर सही से सारी प्रोसेस चल रही हो तो ठीक है। लेकिन जहीं अगर अलग टाइप का कुछ होने लग जाता है, डिजीज या मिस से रिपेयर वाली प्रोसेस होती है, वो सब अगर सही नहीं चल रही होती है हमारा ऐसा एप्लीकेशन, तो कुछ रिपेयर प्रोसेस होती है, जैसे कि DNA रिपेयर वाली जो चीज होती है उससे हमारे सेल को ठीक किया जाता है। लेकिन रिपेयर अगर उस सेल का नहीं होता है तो उस कंडीशन में सेल में क्या है, अपोप्टोसिस जो इवेंट होता है वो करवाया जाता है। लेकिन जब अपोप्टोसिस फेल हो जाता है तो हमारे सेल में क्या है, कंटिन्यूअसली वो ग्रोथ करने लग जाता है। कंटिन्यूअस अगर ग्रोथ करती है हमारी सेल तो उसको बोलता है कैंसर। क्योंकि कैंसर क्या होता है, सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है सेल की उसको बोलते हैं कैंसर सेल। यहाँ कैंसर और अपोप्टोसिस में डिफरेंस है। अब यहाँ हम देखें, ये हमारी नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या है, हम अपोप्टोसिस का जो फिनोमिना है उसको हम करवा रहे हैं। तो अपोप्टोसिस से पहले क्या क्या कुछ इवेंट्स होते हैं उनको अगर हम देखें, नॉर्मल सेल है, अगर उसको अपोप्टोसिस वाले प्रोसेस में जाना है उस सेल को, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में सेल श्रिंकेज होगी एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन होंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्या होता है, DNA न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स एंड मेम्ब्रेन ब्लेबेज, यानी इस टाइप की जो शेप है, इस टाइप की शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगी। फिर है अपोप्टोटिक बोडिया, यानी वो अपने अपने अलग अलग पीसेस में क्या है वो ब्रेक हो जाती है, इसको बोलता है अपोप्टोसिस। ये था अपोप्टोसिस, आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम देखते हैं, एक टर्म आता है नेक्रोसिस, एक आता है अपोप्टोसिस। क्योंकि नेक्रोसिस जो होता है एक्सीडेंटली ग्रोथ होती है, जबकि हमारा अपोप्टोसिस जो होता है वो एक फिनोमिना होता है जिसे हम करवाते हैं। यहाँ देखो, ये नॉर्मल सेल है हमारी, नॉर्मल सेल में ही हमारी अपोप्टोसिस भी बता रखा है एंड नेक्रोसिस भी बता रखा है। यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ब्लेबीज का। ब्लेबीज यानी अभी मैंने आपको बताया था, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल ब्रेक्स होती है अपार्ट इनटू सेवरल अपोप्टोटिक बॉडीज में, जो डिफरेंशिएट हो रही है, ब्रेक हो रही है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, इसको बोला गया है अपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है। विच आर देन फैगोसाइड नो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है ये, जैसे कि कोई एक सेल है, इस तरह से काफी सारे सेल्स हैं, तो हमें यहाँ क्या है, डेथ हमें क्या है इसी सेल की करवानी है। तो अगर इसी सेल की डेथ होगी और ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है ओनली सिंगल इसी ही सेल में ही क्या है डेथ करवानी है, यही अपनी अलग हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, ये आसपास के सेल को भी हार्म पहुंचाती है। ऐसा हमारे नेक्रोसिस में होता है। जैसे कि हमारे नॉर्मल आपको फेस करना होता है, कहीं भी अपने चोट लग जाती है, जैसे यहाँ हमारे कट लगा, यहाँ कट लगने से यहाँ की सेल में ही डिफेक्ट नहीं आता है, इसके आसपास की जो सेल है उसमें भी इन्फ्लेम यानी उसमें भी थोड़ा बहुत इंजरी हमको देखने को मिलती है। यहाँ सिंगल सेल में ही इंजरी नहीं होती है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ सेल स्वेल करती है हमारे, जब भी लगती है एक्सीडेंटली ग्रोथ होती है तो यहाँ पर पहले स्वेलिंग होगी जहां हमारे कट लगा, उसके आसपास की सेल भी डिफेक्टिव होती है। इसके लिए अपोप्टोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें आसपास के सेल को कोई
फर्क भी नहीं पड़ता, ना पता भी नहीं लगता है कि हमारे पास वाली सेल की डेथ हो रही है। यहाँ क्या है, पास वाली सेल भी रप्चर होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर सेलर एंड न्यूक्लियर लाइसिस कॉज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन का फिनोमेना जो है वो कॉज किया जाता है। ये था नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के बारे में थोड़ा सा। हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस भी देख लेते हैं। अपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम सेल डेथ, इसको क्या हम प्रोग्राम करवाते हैं कि हमें इस सेल को अपोप्टोसिस में जाना है। इसके लिए कुछ फिनोमिना होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले वो सेल, मैंने स्टेप्स आपको बताए थे, श्रिंकेज होती है, कंडेंसेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ब्लैबिंग बनती है, उसके बाद अपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। जबकि नेक्रोसिस में क्या होता है, प्री मैच्योर सेल्स होती है। इसमें क्या है, प्री मैच्योर सेल्स होती है। प्री मैच्योर का मतलब है एक्सीडेंटली, जैसे कि हमारी कोई सेल है वो बहुत छोटी सी है, अभी अभी उस न्यू बॉर्न सेल है, तो अभी अभी उसमें एक्सीडेंटली कोई एक्सीडेंट हो गया तो सेल की डेथ होना आम बात है। तो इसलिए इसमें क्या है, किसी भी स्टेज पर सेल की डेथ हो सकती है, इसलिए इन प्री मैच्योर बोला गया है। अकर्स थ्रू सिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सबसे पहले श्रिंकिंग आती है, मतलब कि वो थोड़ी इस तरह से सिकुड़ती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है हमारे न्यूक्लियस का। नेक्रोसिस में क्या होता है, स्वेलिंग होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हम जहां हमारी चोट लगती है उसके आसपास के एरिया में क्या है, स्वेलिंग आती है, आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोड बाय सेल लाइसिस। फिर क्या है, नेचुरली अकरिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ये आपको पता है अपोप्टोसिस। जबकि ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, जैसे टॉक्सिन, ठीक है, ट्यूमा एक्सेट्रा। फिर है क्रोमेटिन इज एग्रीगेटेड ड्यूरिंग अपोप्टोसिस। यहाँ पर क्या है, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते हैं हमारे क्रोमेटिन में। ये कैसफेज डिपेंडेंट पाथवे होता है, जबकि ये कैसफेज इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। कैसफेज हमारे क्या है, ये एस्पार्टेट रिच कुछ डोमेन्स होते हैं, उनके थ्रू क्या है ये पाथवे, इसकी जो प्रोसेस होती है पूरी उसके थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। इट इज लोकलाइज्ड प्रोसेस डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअल सेल्स। यहाँ क्या है, ये लोकलाइज टिश्यू, जहाँ ये प्रोसेस होती है, मैंने आपको भी बताया था, ये ओनली डिस्ट्रॉय करता है उस इंडिविजुअल सेल को जिसके अंदर डिफेक्ट हुआ है। ये क्या करता है, अफेक्ट्स कंटीजियस सेल्स। ये क्या है, आसपास के जितनी भी सेल्स है उन सबको भी क्या है, अफेक्ट करता है। ये हमारे नेक्रोसिस में होता है। हमारे कैसपेस क्या होता है, ये सिस्टम डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का सेंस मतलब कि जो प्रोटीन्स जो भी हमारी कुछ भी बन रही होती है उसको कट करते हैं। सिस्टीन के ऊपर डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये था हमारे, यहाँ तक था कुछ बेसिक्स हमारे अपोप्टोसिस और कैंसर के बारे में, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, given below is a list of some proteins known to be associated with apoptosis, their subcellular localization but not in correct order and possible role in apoptosis। तो यहाँ क्या है, कुछ प्रोटीन्स दिए हुए हैं, उनकी लोकलाइजेशन दी हुई है, और यहाँ पर अपोप्टोसिस में वो क्या रोल करते हैं। रोल का सेंस, यहाँ पर भी अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, कुछ इफेक्टर कैस्पेजेस होते हैं हमारे, जो अपोप्टोसिस होता है इंट्रिंसिक पाथवे, उन सब में क्या है, ये वाले सारे प्रोटीन्स क्या है, हेल्प करते हैं। APAF फर्स्ट एंड बैक्स, ये सारे प्रोटीन्स क्या है, उस पाथवे में हेल्प करते हैं। अब इनकी लोकलाइजेशन क्या होती है और ये क्या करते हैं, तो ये सारे क्या है, सबसे पहले हमको दो दो टाइप, दो बॉक्स दे, एक इनकी लोकलाइजेशन पूछिए, एक इनका अपोप्टोसिस में क्या रोल है। ये तीनों जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए, सॉरी फर्स्ट, और यहाँ भी फर्स्ट, तीनों का क्या फंक्शन है, अपोप्टोसिस को प्रमोट करना, ठीक है। अब हम, अगर अगर हमें लोकेशन नहीं पता, ये भी पता ये प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारे, तो भी हम हमारे आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन में देखें, ये नहीं होगा, ये ठीक है, बट ये भी नहीं होगा, ये ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से वन, वन और वन, हमको लोकलाइजेशन अगर नहीं पता थी तो भी हम हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते थे। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर हम इनके लोकेशंस देखिए, तो इफेक्टर कैस्पेसेज जो होते हैं वो साइटोसोल या न्यूक्लियस में, जो है साइटोसोलिक न्यूक्लियस, उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे सी। फिर है
APAF फर्स्ट जो होता है ये हमारे साइटोसोल में ही प्रेजेंट होता है और इस तरह से रिंग बनाते हैं हेप्टामेरिक जैसे रिंग, और इसके अंदर डोमेन में प्रेजेंट होता है। फिर है बैक्स। बैक्स क्या करते हैं, सारे एसोसिएटेड होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये साइटोसोल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। ये क्या अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे इसका हो जाएगा बी। तो हमारे 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको मैं इंट्रेंसिंग पाथवे के बारे में बताऊं, पाथवे में क्या होता है, इस पाथवे में हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर साइटोक्रोम से इंटरमीडिएट जो होता है उस स्पेस में घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास वो आता है सिग्नल कि हमें अपोप्टोसिस करना है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो APAF1 जो है ये सारे एक्टिवेट होते हैं। एक तरह से क्या है, ये सारी प्रोटीन्स हमारे असेंबल होते हैं, ये असेंबल होकर के क्या है इस तरह से हेप्टामेरिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। और बीच में क्या है इनके पास ये, फिर ये जो हेप्टामेरिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं इसको बोलते हैं अपोप्टोजोम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये कैस्पेजेज जो होते हैं हमारे, कुछ इनिशिएटर कैस्पेजेज होते हैं, कुछ बाद में एक्टिवेट होने वाले कैस्पेजेस होते हैं। तो फिर यहाँ पर कैस्पेजेस 9 का एक्टिवेशन होता है, 9 का एक्टिवेशन होता है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे प्रोसेस की जो प्रोसेस है वो करवाई जाती है। तो इस तरह से पूरा एक पाथवे होता है, आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, यू हैव आइसोलेटेड ए शॉर्ट चेन पेप्टाइड फ्रॉम ए बैक्टीरिया विच अपॉन demonstrating to animal cells in culture is demonstrated to get transported to mitochondria and to cause mitochondrial membrane disruption. फिर है this peptide is being considered for its therapeutic effect on cancer and so to be tested for इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग मॉडल। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कैंसर विथ APF म्यूटेशन या बैक्स जीन, इनएक्टिवेटेड बैक जीन। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे बैक्स जीन क्या करते हैं, बैक जीन क्या करते हैं। ये क्या है, हमारे अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ क्या हमने आइसोलेट किया एक शॉर्ट पेप्टाइड चेन बैक्टीरिया से, डेमोन्स्ट्रेटिंग टू एनिमल सेल, कल्चर किया, इसको गेट ट्रांसपोर्ट किया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, इस जो पेप्टाइड चेन है इसको इंसर्ट करवाया। फिर उसके बाद है टू कोज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जैसे ही इसको ट्रांसपोर्ट किया तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन, ये क्या है ब्रेक हो गई। फिर है दिस पेप्टाइड इज बीइंग कंसीडर्ड एज थेरापेटिक इफेक्ट ऑन कैंसर टू बी टेस्टेड फॉर इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ द डिजीज। तो यहाँ क्या है कर रहा है हमारे इस वाली मेम्ब्रेन को। फिर उसके बाद क्या है, हमने इसको कहाँ कंसिडर फॉर इट्स थेरापेटिक इफेक्ट ऑन कैंसर, कैंसर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एंड टू बी टेस्टेड किया इसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए। अभी हमें यहाँ पर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए इसके कुछ मॉडल्स है डिजीज के, कैंसर विथ ARF म्यूटेशंस, ठीक है, कैंसर वेयर बैक जीन इज इनएक्टिवेटेड और कैंसर वेयर बैक जीन इज इनएक्टिवेटेड। तो यहाँ ARF का कोई, APAF1 जो है इसमें म्यूटेशन हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू प्रोवाइड बेस्ट इफेक्ट टू इंड्यूस्ड अपोप्टोसिस। तो यहाँ क्या है, अपोप्टोसिस के लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बेस्ट इफेक्ट दे रहा है इंड्यूस करने के लिए अपोप्टोसिस को। अपोप्टोसिस का मतलब है हमारे सेल की डेथ करवाने के लिए। तो यहाँ आपको अगर इतना सा नॉलेज पता होगा, यहाँ हमारे कुछ अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं, कुछ एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं और कुछ होते हैं हमारे तो अपोप्टोटिक फैक्टर। यहाँ एंटी में आते हैं हमारे BCL2, ये है हमारे एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर, कुछ है प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ हमारे क्या दिया हुआ है, हमें इंड्यूस करना है अपोप्टोसिस को। तो यहाँ इंड्यूस करने से हमारे क्या होगा, यहाँ पर कैंसर वेयर बैक जीन आर इनएक्टिवेटेड, और यहाँ क्या हो रहा है, कैंसर वेयर बैक जीन आर इनएक्टिवेटेड, क्योंकि ये प्रो कर रहा है मतलब कि हमारे अपोप्टोसिस को बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर्स, ये सारे इनएक्टिवेट है, इस वजह से हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेड 9 प्रोटीन अपीयर टू बी ए बाइनरी स्विच that regulates cell survival and apoptosis in nematodes। फिर है considering that SAD9 protein can bind to and inactivate SAD4, which of the following could leads to apoptosis। यहाँ apoptosis का हमें बताना है यहाँ कैसे होगा।
यहाँ क्या है, निमेटोड जो सी एलिगन है इसके अंदर क्या अपोप्टोसिस का फिनोमिना है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बताती हूँ। एंटी इसके सिमिलर होता है BCL2 जो है हमारे सी एलिगन में। यहाँ क्या है, जो साइट 9 है ये एक्टिवेट रहता है, तो ये एक्टिवेट की कंडीशन में क्या है, इनहिबिट करता है। ये जो साइन है हमारे ये इनहिबिट का है, क्या इनहिबिट कर रहा है SAD4। अब जैसे ही ये इनहिबिट हो गया तो ये क्या करता है, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ये है सी एलिगन। और यही चीजें क्या है हमारे BCL2 है जो SAD9 की तरह फंक्शन करता है। APAF फर्स्ट जो है हमारे वो करता है SAD4 की जगह, और Caspase 3 और 9 जो है SAD3 की जैसे फंक्शन करते हैं। ह्यूमंस में हमारे अलग जीन्स होते हैं। सी एलिगन जो एक निमेटोड है इसके अंदर क्या है, जो जीन्स है वो अपने अलग होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, फिर इस तरह से यहाँ हो जाएगी हमारी अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस कैसे हो रही है, इसका जो इफेक्ट था, इसने जो SAD9 था इसने SAD4 का इफेक्ट को हटा दिया, तो ये अपने आप में एक्टिव रह गया। ये एक्टिव रह गया तो अपोप्टोसिस हो गई। हम कुछ केस लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि SAD9 जो है हमारा अगर म्यूटेटेड है, अगर म्यूटेटेड रहेगा तो इसको क्या है, इनिबिट नहीं कर पाएगा। तो SAD4 क्या है हमारे एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव है, ये म्यूटेट है। तो भी हमारे क्या है, SAD3 हमारे एक्टिव रहेगा और अपोप्टोसिस करवाए। यहाँ क्या है, जो SAD9 है अगर इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है, गेन ऑफ फंक्शन, इसके गेन ऑफ फंक्शन से क्या है, इसको टाइटली इनहिबिट करेगा। इस तरह से इसको इनहिबिट करेगा SAD4 को। अब ये इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, SAD3 है ये भी इनहिबिट हो जाएगा और अपोप्टोसिस नहीं होगी। ये भी अपोप्टोसिस पे क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ये क्या है, कुछ केसेस अपन ले रहे हैं। केस फर्स्ट है, केस सेकेंड है, केस 3 है। आप देखते हैं, अगर हम इसके अंदर SAD जो 4 है हमारा, इसमें अगर गेन ऑफ फंक्शन करवा दे सपोज, तो क्या होगा, SAD3 जो है वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा, और ये कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा तो अपोप्टोसिस करवाए। बताया ये रेड पेन वाला, ये क्या इनका रिलेशन है, इस तरह से क्या ये प्रोसेस या ये पाथवे क्या है अपना काम करता है। SAD9 जो है नॉर्मली फॉर्म में रहता है, SAD4 को इनहिबिट करता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है। उसके बाद हमारा SAD3 जो है वो एक्टिवेट फॉर्म में दिखा रखा है उसके। ये है सारी प्रोसेस सी एलिगन में। लेकिन अगर हम केसेस के थ्रू इसको समझे तो SAD9 में अगर हमारे म्यूटेशन होता है तो SAD4 क्या है, वो एक्टिव रहता है। SAD4 एक्टिव रहेगा तो SAD3 को भी एक्टिव रखेगा। SAD3 एक्टिव रहेगा तो एपोप्टोसिस का पाथवे हमारे काम करेगा। इस तरह से गेन ऑफ फंक्शन अगर हमने SAD9 में किया है तो यहाँ क्या है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अपना फंक्शन करेगा, तो SAD जो 4 है उसको इनिबिट करेगा। SAD4 इनिबिट हो जाएगा तो SAD3 है वो भी हमारे इनिबिट रहेगा और अपोप्टोसिस नहीं होगा। अगर हम इस चीज को छोड़ करके SAD4 को ही अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, अगर ये इसमें गेन ऑफ फंक्शन होगा तो ये हमेशा इसको एक्टिव रखेगा, ये एक्टिव रहेगा तो हमारे क्या है, हमेशा अपोप्टोसिस देखी जाएगी। ये इनका है रिलेशन। यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ हमारे SAD4 विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अपोप्टोसिस। अगर ये इनएक्टिव रहेगा, ये इनएक्टिव किस फॉर्म में रहेगा, एक्टिवेशन ऑफ, क्या बोला है, SAD9 प्रोटीन बाइंड कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है इसको, बट फिर भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अपोप्टोसिस देखा जा रहा है। तो यहाँ अगर मैं बनाऊं, SAD9 प्रोटीन बाइंड कर रहा है, SAD4 को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारे क्या देखा जा रहा है, अपोप्टोसिस देखा जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अपोप्टोसिस कैसे देखा जाएगा, जब इसका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फॉर्म में या फिर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा या इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। उस कंडीशन में ही क्या है, हमें अपोप्टोसिस देखने को मिलेगी। इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो हमारे एक्टिव हो जाएगा SAD4। SAD4 एक्टिव होगा तो SAD3 को एक्टिव करेगा, SAD3 एक्टिव रहेगी तो अपोप्टोसिस हमारे होगी। इस तरह से लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ SAD9 जीन्स, तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लॉस ऑफ फंक्शन SAD4 में भी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये स्लाइड जो है आप इसको याद करना, इसको मतलब समझने के पर्पज से, ऐसे नहीं कि मैम इसमें ऐसे क्यों हो रहा है। आपको अगर थोड़ा समझोगे, इसको कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो लिंक है इसमें वो समझा रखे हैं। अब है the initiator cascade is responsible for promoting cell that after specific activation of that domain। ये क्या है, हमारे जब अपोप्टोसिस होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दो पाथवे के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक के
हाँ, जो टैग डोमेन जो हमारे बनता है ये एक्सट्रिंसिक में बनता है। एक्सट्रिंसिक जो अपोप्टोसिस पाथवे काम करता है उसमें ये हमारे बनता है। इसके अंदर क्या है, हमारे स्पेसिफिक कुछ इनिशिएटर कैस्पेजेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। कुछ कैस्पेजेस जो होता है हमारे इफेक्टर होता है। तो यहाँ इनिशिएटर कैस्पेजेस पूछा गया है। अगर मैं लिख दूं इनिशिएटर कैस्पेजेस कौन कौन से होते हैं, कुछ होते हैं इफेक्ट। आपको ये स्लाइड लर्न होनी चाहिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनिशिएटर कैस्पेजेस कौन कौन से होते हैं एंड इफेक्टर कैस्पेजेस कौन कौन से होते हैं। इनिशिएटर क्या खुद अपने आप से सेल्फ एक्टिवेटेड होते हैं और सेल्फ एक्टिवेटेड होकर के इफेक्टर कैस्पेजेस को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। इनिशिएटर में है 2, 8, 9, 10। इफेक्टर है हमारे 3, 6 एंड 7। तो यहाँ इनिशिएटर पूछा गया है, तो यहाँ आप ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं। 7 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, तो हमारी हो जाएगा 8। कैस्पेस जो है हमारी इनिशिएटर कैस्पेस की तरह फंक्शन करता है और ये एक्सटेंसिव अपोप्टोसिस वाला जो पाथ है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी एलिगन एक्टिवेशन ऑफ द SAT3 and SAT4 proteins are essential for the apoptosis pathway. In addition, gain of function mutations in the SAT9, यहाँ क्या है SAT9 में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इसमें बता रखा है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है इसके अंदर। इससे क्या हो रहा है, रिजल्टिंग पोस्ट प्रोटीन in cells that would normally die, resulting in survival of these cells. Give these facts, which of the following diagram correctly represent ए सेल डेथ पाथवे। तो यहाँ क्या बोला है, इसमें गेन ऑफ फंक्शन हुआ है तो उसके बाद हमारे सेल में क्या है, नॉर्मली डाई कर रही है एंड रिजल्टिंग इन सर्वाइवल ऑफ सेल्स। रिजल्टिंग में यहाँ क्या है, सर्वाइवल हो रहा है हमारे सेल्स में। तो यहाँ क्या एक पाथवे होता है, जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट था, लेकिन अब यहाँ पर क्या एक प्रोटीन और फंक्शन करता है, वो है न्यू स्लाइड में बना दी हूँ, इनहिबिट करता है। इस तरह से हमारे यहाँ एक रिलेशन चलता है। अब इस रिलेशन का मतलब क्या है आपको अगर मैं समझाऊं तो, यहाँ क्या ईजीएल फर्स्ट जो है इनहिबिट कर रहा है इसको। ये अगर इनहिबिट हो गया तो इसका जो इनहिबिशन इफेक्ट है वो हमारे हट जाएगा और ये क्या एक्टिव रहेगा, लास्ट में ये भी एक्टिव रहेगा और अपोप्टोसिस को करवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन था वो आपको पता है। अब यहाँ पर रिलेशन में क्या दे रखा है, ये इसको एक्टिवेट कर रहा है उसके बाद ये इनहिबिट हो रहा है, तो इस तरह का रिलेशन कुछ होता ही नहीं है। यहाँ इसको SAT3 को एक्टिवेट कर रहा है जबकि ये इसको इनहिबिट करता है, तो ये चीज भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, SAT3 ये भी नहीं होगा। EGL जो है SAT9 को हमारे इनहिबिट करता है, ये जिसको जैसे ही इनहिबिट करता है SAT4 इनहिबिशन जो इफेक्ट है वो हमारे हट जाता है और ये एक्टिव करता है और इस तरह से हमारे सेल में होती है अपोप्टोसिस। ये क्या है, रिलेशन चलता है। आपको क्या इस रिलेशन को तोड़ तोड़ के भी आप क्या अपने ये चीजें हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर ये इसको इनहिबिट कर रहा है तो इसका जो इनहिबिशन इफेक्ट दिखा रखा है, बट इसका इनहिबिशन इफेक्ट जो है वो हट जाता है क्योंकि ये अपने आप में इनहिबिट हो चुका है। ठीक है, सर ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस ऑफ ऑन्कोजीन्स प्रोटीन इज नॉट करेक्ट। यहाँ कुछ ऑन्कोजीन प्रोटीन्स है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो इनकरेक्ट हमें एक बताना है, 3 हमारे करेक्ट है। तो ERB फर्स्ट थायराइड हार्मोन रिसेप्टर होता है, ठीक है। बी जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है, दोनों सही है। राज जो है हमारे एक झुट्टी पीस एक्टिविटी वाला प्रोटीन होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो फोर्स जो होता है हमारा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर नहीं होता है, ये एक हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारे करेक्ट हो जाएगा। एक स्लाइड है आप देखना चाहें तो, ये देखो सिस जो है हमारे क्या है, ये प्लेटलेट ड्राइव्ड सिस जो होता है वो होता है हमारे प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ABRB आपको पता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, SRC भी होता है, ABL होता है, KRAS होता है, जोन फॉस मिक, ये सारे क्या है, तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इस स्लाइड्स में क्या क्वेश्चन आता है स्लाइड से। फिर है हमारे कुछ, ये देखो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया। फिर यहाँ कुछ और प्रोटीन्स है और उनके फंक्शंस, ये भी देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है AP53। फिर है सेल साइकिल चेकपॉइंट सेल साइकिल रेगुलेशन में AB1 और P16 हेल्प करते हैं। तो ये सारे प्रोटीन्स दिए हुए हैं, आपको याद रखने के क्या फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं नोट यूजुअली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए नॉर्मल सेल इनटू ए कैंसर। यहाँ कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए कौन सा एक स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो गेन ऑफ फंक्शन ऑन्कोजीन में होता है, ठीक है, जिससे कैंसर होती है। लॉस ऑफ फंक्शन ट्यूबर सप्रेसर जीन्स में होता है, ठीक है।
गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड, यहाँ गेन ऑफ फंक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जो रिपेयर हमारा होता है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है। लॉस ऑफ फंक्शन, 3 स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएगा। लॉस ऑफ फंक्शन प्रोबेबिलिटी जीन, ये भी हमारे करेक्ट। स्लाइड आपको मैं दिखाती हूँ या मैं बनाती हूँ। हमारी प्रोटोऑन्कोजीन, इनमें किस टाइप का म्यूटेशन होता है, तो इसमें होता है गेन ऑफ फंक्शन, इसमें होता है लॉस ऑफ फंक्शन एंड इसमें भी होता है लॉस ऑफ फंक्शन। अब लॉस गेन ऑफ फंक्शन होता है तो यहाँ किस टाइप के एलियंस होते हैं, डोमिनेंट टाइप का। गेन ऑफ फंक्शन होता है तो डोमिनेंट टाइप का होता है, ये होता है हमारी रिसेसिव, ये भी होता है रिसेसिव टाइप। डोमिनेंट है तो दोनों एलील्स में से कोई भी एक भी एलील डोमिनेंट होगा तो ये डिजीज कॉज करेगा। और रिसेसिव होता है तो दोनों एलील्स का ही हमारी रिसेसिव फॉर्म में होना कंपल्सरी है। ठीक है, इसमें या तो फिर ये इस कंडीशन में भी रह सकता है या इस कंडीशन में भी रह सकता है। तो ये हमारे इस चार्ट को आपको याद रखना है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, पहले वही कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन के बारे में बताया आपको। अभी मैंने बताया था प्रोटोऑन्कोजीन यूजुअली डेवलप फ्रॉम कैंसर, गेन ऑफ फंक्शन करता है, जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। प्रोटोऑन्कोजीन क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन तो गलत हो जाएगा। म्यूटेशन इन बोथ द एलील्स ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स ऑफ कैंसर, तो यहाँ क्या है, बोथ एलील्स नहीं होता है, इसमें एक एलील भी अगर होगा तो भी हमारा काम क्या है, चल जाएगा। तो एक एलील तो यहाँ बहुत एलील्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वन ऑफ द टू एलील्स, दोनों में से एक एलील होगा प्रोटोऑन्कोजीन में और दोनों एलील रहेंगे हमारे यहाँ पर बहुत वो रहेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन में। तो इस तरह से हमारे ए और डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है ये, बस थोड़ा लैंग्वेज और ग्राफ को आपको समझना है। ए वायरस इन्फेक्ट ए पर्टिकुलर सेल टाइप, इंटीग्रेट्स इट्स जीनोम इनटू ए साइट दैट कंटेन्स ए प्रोटोऑन्कोजीन, ट्रांसफॉर्म द सेल एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोटीन एक्स। ठीक है, which increase cellular proliferation, a compound दिया है हमने P is known as increase the level of tumor suppressor gene। tumor suppressor gene का क्या है, ये लेवल को इंक्रीज कर रहा है on compound P। फिर वेयर एज ए कंपाउंड क्यू है, ये क्या कर रहा है, हेल्प करता है, स्टिमुलेटिंग कर रहा है प्रोटीन जेड के लिए और बाइंड कर रहा है एक्स से, रेंडरिंग इट्स इनएक्टिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट मोड ऑफ एक्शन पी एंड क्यू के बारे में हमें यहाँ पर कुछ पता। यहाँ क्या है, जो भी हमें दिया हुआ है इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एक सेल को जो कि इंटीग्रेट हो रहा है। यहाँ लैंग्वेज में क्या बोला है, वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एक सेल को, इंटीग्रेट कर रहा है उसके जीनोम इनटू ए साइट दैट कंटेन प्रोटोऑन्कोजीन। यहाँ जो ट्रांसफॉर्म सेल और जो प्रोटीन एक्स का जो लेवल है यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे ओवरऑल देखा जाए तो जो सेलुलर प्रोलिफरेशन है वो हमारे इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। ये देखो, ट्रांसफॉर्म किया गया सेल एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोटीन एक्स, इससे क्या है, प्रोटीन एक्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ दो कंपाउंड लिए हमने कंपाउंड पी और कंपाउंड क्यू। तो कंपाउंड पी है, इसमें क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन इंक्रीज है इन सेम सेल टाइप, इसी सेल के अंदर। फिर है यहाँ जो इनहिबिट हो रहा है सेल का प्रोलिफरेशन कंपाउंड पी में। कंपाउंड क्यू में क्या है, हमारे एक्टिवेटेड प्रोटीन है, म्यूटेट प्रोटीन है, प्रोटीन जेड, ये बाइंड कर रहा है हमारे प्रोटीन एक्स से, और ये जैसे ही प्रोटीन एक्स से बाइंड करेगा इनहिबिट करेगा सेल की प्रोलिफरेशन को। और यहाँ पर क्या है, प्रोलिफरेशन, क्योंकि जो प्रोटीन एक्स इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या है, हमारे सेल का प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही म्यूटेट फॉर्म में प्रोटीन जेड आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, हमारे प्रोटीन एक्स को इनएक्टिवेट कर रहा है। ये जैसे ही इनएक्टिवेट होगा सेल का प्रोलिफरेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसके लैंग्वेज से हमें यही समझने को मिला है। अब हमारे ग्राफ्स को देखते हैं। अब हमारे यहाँ पी हो या फिर क्यू हो, दोनों की प्रेजेंस में क्या है, सेल का प्रोलिफरेशन हमारे इनहिबिट होगा। यहाँ हमारे पी का लेवल दिया हुआ है, या हमारे क्यू प्रोटीन का लेवल दिया, और यहाँ पर प्रोलिफरेशन का ग्राफ दिए हुए हैं, कितने कितने अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है,
पी की प्रेजेंस में भी हाई लेवल पे जा रहा है, क्यू की प्रेजेंस में ये वाला ग्राफ हमारे नहीं होगा। सेकंड में देखिए हमारे पी की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो या दोनों ही प्रेजेंस है, फिर भी हमारे जो लेवल है ग्राफ का सेलुलर प्रोलिफरेशन वो बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, तो ये भी हमारे नहीं होगा। यहाँ हम देखें अगर 4 में दोनों की एब्सेंस में भी क्या है, हमारे ग्राफ इतना लेवल में प्रोलिफरेशन कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब डी ग्राफ सी ग्राफ को अगर हम देखें, यहाँ देखो पी की एब्सेंस एंड प्रेजेंस दोनों में क्या है, लेवल हाई जा रहा है प्रोलिफरेशन का, तो ये सही है हमारे, ठीक है। अब यहाँ हम देखें इसकी प्रेजेंस में और इसकी एब्सेंस में, तो यहाँ क्या है, इसका लेवल कुछ हद तक कम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही पी हमारे प्रेजेंट रहेगा तो उसको भी जैसे ही प्रेजेंट होगा तो इसका प्रोलिफरेशन क्या है, लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पी तो नहीं है लेकिन क्यू की प्रेजेंस में हमारे जो लेवल है वो ऑटोमेटिक कम हो रहा है, यानी जैसे ही दोनों प्रेजेंट है तो इसका जो सेल का प्रोलिफरेशन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ हमारे बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा गलत बोल गई थी, मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ दोनों एब्सेंस है तो प्रोलिफरेशन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, लेकिन एक के एब्सेंस और एक की प्रेजेंस में भी प्रोलिफरेशन का लेवल क्या है, सेम चल रहा है, तो ये ग्राफ हमारे इसलिए रॉन्ग गया है। सेकंड में क्या है, हमारे दोनों की एब्सेंस में सही है, प्रोलिफरेशन होगा, लेकिन एक की प्रेजेंस में और एक की एब्सेंस में हमारे यहाँ लेवल सही है, यहाँ भी लेवल सही है, लेकिन दोनों प्रेजेंट है फिर भी हमारे लेवल यहाँ तक जा रहा है पी और क्यू में, तो ये हमारे रॉन्ग हो जाएगा इसकी वजह से। यहाँ क्या है, दोनों की प्रेजेंस की वजह से लेवल इतना नहीं जाएगा, दोनों की प्रेजेंस की वजह से लेवल हमारे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनहिबिट कर रहे हैं ग्रुप को, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारी ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। ग्राफ नंबर जो 3 है वो हमारे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कैंसर सेल के और अपोप्टोसिस के कुछ पीवाईक्यू जो कि यूनिट 4 का ही टॉपिक है। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।